हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 9 मार्च और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देन हम देखेंगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के बारे में। एमएसएमई की फाइनेंसिंग से संबंधित कुछ एमओयूज साइन हुए हैं वो देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत के बारे में। ये इनिशिएटिव हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस लॉ के बारे में। देन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन मार्च मंथ में किया जाएगा, हम ये देखेंगे। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इससे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, हम ये देखेंगे। देन हम देखेंगे पंचगंगा रिवर के बारे में, ये काफी चर्चा में रही है। देन एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन, ये भारत की पहली लाइन है जो स्थापित की जा रही है, ये देखेंगे। और लास्टली हम देखेंगे रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। हम वो देश देखेंगे जिन देशों का रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित है। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chairman and managing director of the National Mineral Development Corporation? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं संदीप कुमार, रवि शर्मा, प्रशांत कुमार या फिर अमिताभ मुखर्जी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये नियुक्त किया गया है अमिताभ मुखर्जी को। आप देख सकते हैं अमिताभ मुखर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ NMDC effective from 6th of March 2025, and he was previously holding the additional charge of CMD at NMDC. The appointment is for the period from 6th of March 2025 to February 29th, 2028 or until further orders. NMDC की बात करें, जिसको हम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, इट इज अ स्टेट ओन्ड आयरन ओर माइनिंग कंपनी एंड द CMD अपॉइंटमेंट प्लेज अ की रोल इन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस। NMDC जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कंपनी है, ऑपरेटिंग मेनली इन द छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका स्टेट्स। It plays a significant role in mining and metal industry, contributing to India's economy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has, which country became the second most terrorism affected country in the world according to the Global Terrorism Index 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर सीरिया। यहाँ पर आपसे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार ये पूछा जा रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कंट्री है पाकिस्तान। आप देख सकते हैं Pakistan became the second most terrorism affected country in the world according to the Global Terrorism Index 2025. The number of terrorist attacks in Pakistan more than doubled from 517 in 2023 to 1099 in 2024. The Tariq-e-Taliban Pakistan was responsible for 52% of the terrorism-related deaths in Pakistan in 2024.
Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa were the most heavily affected province in Pakistan by terrorism. And the rise in terrorism is linked to the power of Afghan Taliban and militant groups operating along the Pakistan Afghanistan border. So, according to the recently released 12th Global Terrorism Index, the number of terrorism affected countries has increased to 66. And GTI is an annual report that analyzes the impact and trends of terrorism worldwide. और इसको पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा. So GTI covers 163 countries representing 99.7% of the world's population. इसके साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंक है इसमें 14th. नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इसमें बांग्लादेश 35th प्लेस पर है और चाइना 49th. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विद विच बैंक हैज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सिडबी कहते हैं, पार्टनर्ड टू बूस्ट एमएसएमई फाइनेंसिंग. सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एमएसएमई वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है. आपके ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर फेडरल बैंक. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये एमओयू साइन हुआ है सिडबी और फेडरल बैंक के मध्य. आप देख सकते हैं SIDBI has partnered with the Federal Bank to provide financial support to micro, small, and medium enterprises, and it focuses on strengthening the MSME ecosystem through various financial services such as project finance, machinery finance, and loans against property. So, the partnership aims to provide business and easier access to credit facilities to foster growth and development in the MSME sector. So this collaboration aligns with the government's commitment to enhance MSME's role in India's manufacturing and industrial growth. So SIDBI की बात करें जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इट इज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSMEs. So it provides a range of financial services to MSMEs including loans, fundings and project finance. एमएसएमई का हेडक्वार्टर है लखनऊ में. इसके साथ ही फेडरल बैंक की बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है भारत में, ऑफरिंग बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which initiative did the government launch as part of the International Women's Day 2025 celebrations? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में सरकार ने कौन सी पहल को शुरू किया है. आपके ऑप्शंस हैं वुमेन्स सेफ्टी एंड डेवलपमेंट, सेकंड मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, थर्ड जेंडर इक्वेलिटी कैंपेन या फिर वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव. यहां पर आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की जो सरकार है उसने कौन सी पहल को शुरू किया है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है. आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लॉन्चेस मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस एंड द इनिशिएटिव एम्स टू एस्टैब्लिश वन मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया. So the initiative will focus on promoting gender sensitive and girl friendly governance practices in rural areas.
and it is the part of the Ministry of Panchayati Raj's International Women's Day 2025 celebrations. International organizations such as United Nations Population Fund participated in the event. आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली ऑन 8th ऑफ मार्च टू ऑनर वुमेन्स अचीवमेंट्स एंड एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी. So this day focuses on promoting the social, economic, cultural, and political achievements of the women worldwide. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है दैट फोकसेस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट. So it works to ensure universal access to sexual and reproductive health and rights worldwide. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding international space law. So यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द आउटर स्पेस ट्रीटी स्टेट्स दैट कंट्रीज bear responsibility for all national space activities whether conducted by governmental or private entities. And second, the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects introduced fault-based liability, meaning launching states are responsible for damage only if negligence is proven. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है इंटरनेशनल स्पेस लॉ से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहां पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं. सो recent space debris incidents including suspected ISRO rocket fragments found in Australia and a rocket part falling in Kenya have raised concerns about liability enforcement in space law. So the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects actually introduced absolute liability, meaning launching states are automatically responsible for damage caused by their space objects even without proof of negligence. So obsolete liability applies when a space object caused damage on Earth or to aircraft in flight. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Dr. Mansukh Mandavia announces Khelo India Para Games 2025, and the event will feature 1,230 para athletes competing across how many sports disciplines? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की हाल ही में घोषणा की है और इस आयोजन में 1230 पैरा एथलीट कितने खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे आपको ये बताना है. आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या फिर 8. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये 6 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे. आप देख सकते हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया अनाउंसेस खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 एंड द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स विल हेल्ड in March 2025 in New Delhi. So this event will feature 1,230 para-athletes competing across 6 sports disciplines. So Jawaharlal Nehru Stadium will host para-athletics, para-archery and para-powerlifting events from 21st to 26th of March 2025. And the IG Stadium complex will stage para badminton and para table tennis events from 20th to 27th of March 2025.
सो आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष आयोजित होने वाला ये सेकंड एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। पहली बार जो फर्स्ट एडिशन हुआ है उसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में दिसंबर 2023 में, और उस समय 7 जो खेल हैं वो इसमें प्रदर्शित किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Honorary Order of Freedom of Barbados was awarded in recognition of which of the PM Modi's contributions? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के किस योगदान की मान्यता में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से उन्हें सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है पॉलिटिकल लीडरशिप इन इंडिया, सेकंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड क्रिटिकल असिस्टेंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, थर्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये उन्हें प्रदान किया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड क्रिटिकल असिस्टेंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। आप देख सकते हैं, PM Modi conferred honorary order of the freedom of Barbados, and Pavitra Margarita accepted the honorary order of freedom of Barbados on behalf of PM Modi. So the award recognized PM Modi's strategic leadership and critical assistance during COVID-19 pandemic. So the award announcement took place during the second India CARICOM Leaders Summit held in November 20th, 2024 in Georgetown, Guyana. And the diplomatic relations between India and Barbados date back to 1966, and the award signifies the enduring friendship and shared commitment to global development. So Barbados की बात करें तो it is an island country in the Atlantic Ocean, and it is the part of the Lesser Antilles region of the West Indies. So, despite not bordering the Caribbean Sea, it is considered to be the part of the Caribbean region and is therefore the most easterly of the Caribbean islands. So, it lies on the boundary of the South American and Caribbean plates, और इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रिजटाउन। आप ध्यान रखेंगे, बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Panchganga river that was recently seen in the news is tributary of which river? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पंचगंगा river that was recently in the news is tributary of which river? आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, यमुना, कृष्णा, या फिर कावेरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। आप देख सकते हैं, Maharashtra government appointed a panel to investigate pollution in the Panchganga river. So it is a major tributary of the Krishna river flowing through Maharashtra. And the river originates from Prayag Sangam in the Sahyadri Mountains, Kolhapur district. So it is formed by the confluence of 5 rivulets: Kasari, Kumbhi, Tulsi, Bhogavati, and Saraswati. So the river flows about 80 kilometers before joining the Krishna River, and it holds spiritual significance with many temples along its banks. So pollution has risen due to untreated sewage from Kolhapur, affecting agriculture and water quality. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's first AI-powered solar manufacturing line has been launched in which state? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है,
भारत की पहली एआई संचालित जो सौर विनिर्माण लाइन है वो किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये शुरू किया गया है गुजरात में। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी launched India's first AI-powered solar manufacturing line at Golreach Solar New Facility in Koshamba, Surat, Gujarat. So the AI-powered facility enhances precision, scalability, and efficiency, supporting India's net zero transition. The plant has a planned production capacity of 14 gigawatt and integrates industry's first AI innovations. So high-speed stringers use AI automation to produce 10,000 solar cells per hour with minimal errors and waste. So AI-powered automated optical inspection ensures real-time defect detection. तो आप ध्यान रखेंगे भारत का पहला एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to the countries that have a permanent research station in Antarctica. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंटार्कटिका में स्थायी अनुसंधान केंद्र रखने वाले देशों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ये देश हैं इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना एंड रशिया। सो यहाँ पर आपसे सही कितने हैं ये पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि कितने ऐसे देश हैं जिनका अंटार्कटिका में अपना स्थायी अनुसंधान केंद्र है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इन सभी देशों का स्थायी अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में। आप देख सकते हैं सो इंडिया हैज टू एक्टिव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, मैत्री जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में एंड भारती जिसको स्टैब्लिश किया गया 2012 में। सो द फर्स्ट गंगोत्री station is no longer operational. So, multiple governments have set up permanent research stations in Antarctica, and these bases are widely distributed. So, unlike the drifting ice stations set up in Arctic, the current research stations of the Antarctic are constructed either on rocks or on ice that are fixed in place. इसके साथ ही बाकी कंट्रीज की बात करें तो ब्राजील ऑपरेट्स द कमांडेंट फेरिज अंटार्कटिक स्टेशन ऑन किंग जॉर्ज आइलैंड and Germany has the Neumayer Station Third, which is permanent research station in Antarctica. Argentina has multiple permanent research stations जिसमें शामिल है Esperange Base, Marambio Base and Belgrano Second Base. इसके साथ ही रशिया की बात करें तो रशिया के भी कई सारे रिसर्च स्टेशन हैं जिनमें शामिल है बोस्टॉक स्टेशन, मेरिनी स्टेशन एंड प्रोग्रेस स्टेशन। सो आपने देखा कि जो भारत के दो एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं वो हैं मैत्री और भारती। और जो पहला स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री वो अब ऑपरेशनल या फंक्शनल नहीं है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।